गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियोस। तो चलिए, आज जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था पर्यटन के श्रेणियां के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टूरिज्म के घटक। ठीक है, घटक का मतलब होता है कोई पार्ट्स वगैरह जो कि उसके लिए मेन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टूरिज्म का घटक का मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा चीज़ जो कि पर्यटन को मतलब होना ज़रूरी है, जो पर्यटन में होना ज़रूरी है। ठीक है, जो पर्यटन में होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है परिवहन। ठीक है, परिवहन का मतलब होता है यातायात के साधन, उनको कह सकते हैं आप परिवहन। तो परिवहन को पर्यटन के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि परिवहन को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि ये जो परिवहन है वो टूरिज्म के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि यही जो है वो मतलब हम जो यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, जाते हैं, तो कौन हमें किस माध्यम से हम लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं किस माध्यम से? परिवहन के माध्यम से ना, चाहे वो किसी प्रकार का परिवहन हो। ठीक है, तो अवकाश के समय में, शैक्षिक पर्यटन के लिए, या फिर छुट्टी के वक्त में जो व्यापार यात्री वगैरह, दोस्त रिश्तेदार के आने जाने जो हम जाते हैं उनके घर में, तो हम कौन सा पर्यटन करते हैं? तो वो किसके अंतर्गत जाता है? हम लोग किस माध्यम से जाते हैं? दूसरों के घर या फिर पर्यटन करने परिवहन के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला परिवहन है, शॉर्ट में बताते हैं, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन ऐसा जो कि सड़कों पर चलते हुए गाड़ियां को कह सकते हैं आप, सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि बसें, सड़कें विभिन्न दूरस्थ स्थानों तक पहुंचने का साधन है। फिर जहां यात्री कम दूरी की है वहां यात्रा के साधन के रूप में सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, एक बस एक बड़ी ऑटोमोबाइल है जिसका उद्देश्य कई व्यक्तियों को, तो एक बस गाड़ी जो है वो बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल है। ठीक है, जिसका उद्देश्य कई व्यक्तियों को ले जाना है। यह दुनिया के सभी हिस्सों में यात्रा का एक लोकप्रिय तरीका है। यानी कि जो बस गाड़ियाँ होती है, जो यातायात के लिए जो साधन है बस गाड़ी, उसको मतलब जो पर्यटन के लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको बहुत अच्छा प्राथमिकता देते हैं पर्यटन करने के लिए। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो सड़क परिवहन के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा चित्र है जो कि आपको दिख रहा है। जैसे पहला में ये मोटर वगैरह है। ठीक है, मोटर गाड़ी है, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे साधन हैं। उसके बाद मोटर कार इसी के अंतर्गत आ रहा है। मोटर कारों ने यात्रा करने के लिए गोपनीयता की अवधारणा को लाया है और इस तरह यात्री को अपनी पसंद की स्वतंत्रता दी, जिससे निजी पर्यटन को बढ़ावा मिला। यानी कि जो निजी अपने जीवन होते हैं, बहुत सारे जो जिनके पास ये सब का मतलब खरीदने का मतलब वगैरह उनके पास होता है ऐसा संपत्ति, जो कि मोटर कार्स रखते हैं, जिनके पास ऐसा रहता है, मतलब उनकी अपनी कैपेसिटी होती है, जिनके पास अपना मोटर कार होता है, तो वो पर्यटन का एक माध्यम मतलब किस तरह करते हैं? मोटर कार से भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद आता है एक सी में समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन का मतलब होता है शिपिंग का मतलब समझ लीजिए, शिपिंग एक बहुत बड़ा जहाज होता है जहाँ पे एक बार में बहुत सारे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। ठीक है, शिपिंग का मतलब होता है क्रूज शिपिंग। एक क्वेश्चन आता है कि क्रूज शिपिंग क्या है? क्रूज शिपिंग एक बहुत बड़ा यात्री जहाज है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति जो हैं बैठ के मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर्यटन कर सकते हैं। ठीक है, तो शिपिंग ने यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से यूरोप में महाद्वीपों के पार यात्रियों और कार्गो को ले जाने के लिए भाप जहाज का उपयोग किया गया था। ठीक है, उसी तरह प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ लग्जरी और क्रूज शिपिंग की शुरुआत के साथ समुद्री परिवहन को आनंद यात्रा में बदल दिया जाता है। यानी कि जैसे जैसे लग्जरियस लाइफ होते जा रहे लोगों के, जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो लग्जरी लाइफ जीना बहुत सारे चाहते हैं, जिनके पास वैसे कैपेसिटी होती है उनके पास, तो वो क्या करते हैं? क्रूज शिपिंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रूज शिपिंग का। उसके बाद एक आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत क्या आएगा? फ्लाइट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, फ्लाइटिंग मशीन के आविष्कारों और बाद के विकास ने यात्रा और पर्यटन को फिर से परिभाषित किया। यानी कि जो लोग जो हैं, सड़क परिवहन हमने देख लिया, जल परिवहन देख लिया, अब आया वायु परिवहन। तो वायु परिवहन के अंतर्गत क्या आता है? एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, जो कि व्यक्तियों के निजी जीवन में भी होते हैं और जो मतलब सारे लोगों के लिए होते हैं, सरकारी बहुत सारे गवर्नमेंट के लिए होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं। जो लोग पर्यटन करते हैं उनके अंतर्गत ये सब जो प्रीफर करते हैं वो सब अपने आप में रखते हैं। ठीक है, आइए दूसरा घटक जो जानते हैं। दूसरा घटक क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है पर्यटन का। तो दूसरा घटक जो है वो आवास है। ठीक है, आवास का मतलब समझ रहे, कोई रहने की जगह। ठीक है,
आवास उन पर्यटकों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है जो इलाके में रात भर रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, आवास उन पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो इलाके में रात भर रहते हैं और इसमें पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। ठीक है, उसके बाद देख लो इसका मतलब क्या रहा है कि आवास जो है, अगर मान लो कोई पर्यटन करके गया कोई व्यक्ति, कोई पर्यटक है जो किसी जगह पे जाता है, तो उसको ठहरने के लिए तो जगह मिलनी चाहिए ना कहीं तो ठहरेगा। रात हो गया तो इन्हें कि रात को भी सफ़र कर रहा है, बहुत ऐसा रहता है ना कि फियर भी होता है, बहुत सारा डर भी होता है, ऐसा खौफ हो जाता है कि नहीं रात को कुछ हो सकता है, इसलिए ठहरने के लिए तो जगह चाहिए। और ये तो पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे होटल्स वगैरह खुल गए हैं। ठीक है, इसी के अंदर अभी तो बहुत सारे रेस्ट हाउस, लॉज, रिजॉर्ट, होटल, मोटल ये सब बन गया है, जिसमें आवास के अंतर्गत आते हैं जो लोग पर्यटक लोग जो होते हैं इसके अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक डिफाइन किया गया होटल, एक होटल को एक प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका मुख्य उद्देश्य एक अलाव यात्री को आवास सेवाएं प्रदान करना है और अन्य सेवाएं जैसे भोजन और पेय पदार्थ, घर में रखने की सेवाएं, कपड़े धोने की सेवाएं और वर्दी सेवाएं। मतलब एक होटल के अंतर्गत सारी सेवाएं आ जाती हैं जो किसी पर्यटक को अच्छा से मतलब लाभान्वित करती हैं। ठीक है, अब मोटल जान लो, मोटल क्या होता है सुन लो। ये जो है वो दो शब्दों से मेल से बना है। पहला है मोटल, दो शब्दों मोटर और होटल, यहाँ पे देख लीजिए, दो शब्दों मोटर और होटल से मिलाकर बनाया गया है। वे मुख्य रूप से राजमार्गों पर स्थित हैं और राजमार्ग यात्रियों को मामूली आवास प्रदान करते हैं। मतलब कि जो मोटल्स में होते हैं, जो लोग रहते हैं, मतलब जैसे यात्री जो कहीं रुकना चाहते हैं राजमार्ग, जो जैसे कि हाईवेज बोल सकते हैं राजमार्ग को, ठीक है, वहीं पे ये स्थित रहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है आपका कि मोटल कहाँ स्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन हो सकता है मोटल कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, आ भी सकता है 1 नंबर के लिए। तो उसका 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए कि नदी के पास, या फिर समुद्रों के पास, समुद्र तटों के पास, राजमार्गों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, राजमार्गों पर स्थित होते हैं। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना, मोटर और होटल। तो इसमें जो है या उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं जितनी होटल में होती है। अब रिजॉर्ट जान लेते हैं। वे होटल जो पर्यटन स्थलों जैसे कि हिल स्टेशन, ठीक है, अभी हिल स्टेशन मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे, वे होटल जो पर्यटन स्थलों जैसे कि हिल स्टेशन, समुद्री तट और ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, ठीक है, रिजॉर्ट होटलों के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। यानी कि वैसे होटल कह सकते हैं जो पर्यटन स्थल जैसे कि हिल स्टेशन, समुद्री तट और ग्रामीण इलाकों में स्थित है। मतलब कि जो समुद्री तट के बगल में जो रहते हैं, ठीक है, या फिर हिल स्टेशन बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में, हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी इलाकों में, तो इन जो ग्रामीण इलाकों में जो ऐसे होटल्स होते हैं उनको रिजॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, इन होटलों में एक बहुत ही शांत और प्राकृतिक वातावरण है और वे ज़्यादातर शहरों से दूर हैं और प्रदूषण मुक्त वातावरण में स्थित। तो रिजॉर्ट में जो लोग हैं होटल्स के मुकाबले मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, क्योंकि वो बहुत अच्छा वातावरण होता है वहाँ का, मतलब शांति माहौल होता है पूरा, इसीलिए वहीं पे रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे होटल दिए हैं, टाइम शेयर होटल्स यहाँ पे है, फिर बहुत सारा कंडोमिनियम होटल। ठीक है, खाद आप जाने, लॉज भी होते हैं। लॉज देश का आवास है, लॉज तो जनरली जानते हो सब जगह होते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉज जो है अधिकतर लोगों की जो मतलब कम आय वाले व्यक्ति भी होते हैं या फिर ज़्यादा आय वाले, दोनों के लिए काफ़ी होता है। ज़्यादा आय वाला व्यक्ति तो रहना नहीं चाहेगा लॉज में, तो होटल्स में ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए आज के लिए मतलब एक और लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। उसके बाद और भी आगे हैं तो मैं नेक्स्ट डे बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से, ये वाला तीसरा पार्ट है। तो खाद्य और पेय, खाद्य और पेय मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों की, खाद्य और पेय क्या होता है। खाद्य का मतलब होता है खाना, पेय का मतलब होता है पीने वाले चीज़ें। ठीक है, तो खान पान कह सकते हैं। खाद्य और पेय यहाँ पे लिख रहा है कुछ, ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे लिख रहा है खाद्य और पेय एक ऐसा क्षेत्र है जो खाद्य पदार्थों की अवधारणा, निर्माण और वितरण में माहिर है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि खाद्य और पेय एक ऐसा क्षेत्र है किसी होटल्स में, रिजॉर्ट में, कैसीनो में, ठीक है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में, एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जहाँ पे लोग खाद्य पदार्थों को बनाते हैं। ठीक है, उनका बांटते मतलब वितरण भी होता है, खरीद बिक्री भी होती है। ठीक है, तो इनको F&B बोला जाता है। खाद्य और पदार्थ को फूड एंड बेवरेज सर्विस कहा जाता है, खाद्य और पेय
सर्विस, ठीक है। तो F&B कर्मचारियों का सबसे बड़ा वर्ग किस में मिलता है? रेस्टोरेंट में, होटल्स में, रिजॉर्ट में और कैसीनो सहित बार में भी, ठीक है। फिर भोजनालय भी है, कॉफ़ी शॉप है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।